एक सेक्शन 45 है इंश्योरेंस एक्ट में, जिसमें लिखा है कि कंपनी के पास आपका क्लेम रिजेक्ट करने का राइट सिर्फ स्टार्टिंग के 3 साल में ही होता है। एक बार 3 साल पूरे हो जाएं, उसके बाद अगर कंपनी को आपका किया हुआ कोई फ्रॉड भी मिल जाए तो भी कंपनी आपका क्लेम चाहकर भी रिजेक्ट नहीं कर सकती। सुनने में काफी अच्छा लगता है, तो मुझे लगा एक Q&A वीडियो बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस वाले वीडियो पे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपने पूछे। कॉमन क्वेश्चंस मैंने उठा लिए हैं। कुछ लोगों ने डर के मारे ये भी पूछा कि यार आपने तो HDFC और टाटा को बेस्ट बता दिया, तो हमारी तो पुरानी ICICI या मैक्स लाइफ चल रही है, उसको क्या बंद करवाना चाहिए और नई लेनी चाहिए या फिर कंटिन्यू करना चाहिए। कुछ लोगों ने कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी दिए, जिनको मैं हमेशा की तरह अप्रिशिएट करता हूँ, और मैं उनके सजेशंस इस वीडियो में इंक्लूड भी करने वाला हूँ। और काफी लोगों ने तो हदें पार कर दी। लिमिटेड पे और रिटर्न ऑफ प्रीमियम को डिफेंड करने के लिए उन्होंने बस कुछ भी मन में आया है वो लिखा है। तो मैं उन लोगों को भी जवाब जरूर दूंगा, क्योंकि मुझे लगता है ऐसा जरूरी है, क्योंकि काफी लोग इन बातों से इंस्पायर होके गलत ऑप्शंस चूज कर लेते हैं, और फ्यूचर में जब उनको पूरी पिक्चर समझ आती है तब तक तो बहुत लेट हो चुका होता है, और उस समय आप अपनी चॉइसेस को अंडू नहीं कर सकते। दिस इज नॉट कंप्यूटर स्टफ जिसमें आपने कंट्रोल सेट दबाया और आपने जो भी गलत डिसीजंस लिए थे वो अंडू हो जाएंगे। तो आई फील मुझे अपनी जागरूक जनता के लिए इसको और डीप में एक्सप्लेन करना चाहिए, उसके बाद तो डिसीजन आपका ही है। तो सबसे पहले तो सेक्शन 45 की बात कर लेते हैं। ऐसा सच बिल्कुल है कि अगर आपकी पॉलिसी को 3 साल पूरे हो जाते हैं तो आपकी कंपनी आपका क्लेम रिजेक्ट नहीं कर सकती किसी भी हालत में। बट यहाँ पे आप कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो रहे हैं, स्पेशली एट द टाइम ऑफ कोविड, जब पूरी दुनिया में इतने सारे लोगों की डेथ हो चुकी है कोविड की वजह से, और कल किसी ने नहीं देखा है। आफ्टर ऑल हम पॉलिसी क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमने हमारा कल नहीं देखा है, और आप कह रहे हो कि हमने हमारा 3 साल देख लिया और 3 साल तक हमें कुछ नहीं होगा। एंड बाय द वे, कोविड पॉजिटिव वाले लोगों को तो टर्म इंश्योरेंस फिलहाल मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि अभी तक ये पता नहीं चला है रिसर्च में कि उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। अगर ऐसा पता चल जाए कि वो 5 साल कम जिएंगे या 10 साल कम जिएंगे तो उनका प्रीमियम उस हिसाब से फिर बाद में बढ़ जाएगा। तो रिकमेंडेड यही है, अगर आपको अभी तक कोविड नहीं हुआ है और आपके पास टर्म प्लान नहीं है तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी ले लीजिए। और एक और बात, किसने कहा कि कंपनी आपका क्लेम डिले नहीं कर सकती? आप जरा ये सोचो, कंपनी के पास कितना बढ़िया मोटिवेशन है आपका क्लेम 1 महीना रोकने का। 1 करोड़ का आपका क्लेम है, अगर कंपनी ने उसको 1 महीना भी अपने पास रोक लिया तो 6% के हिसाब से कंपनी ने 50,000 रुपए कमा लिए आपके पैसे को 1 महीना रोक के। तो जब भी कंपनी को कुछ फिशी लगता है, कुछ फ्रॉड डिटेक्ट होता है और उनको पता है कि यार क्लेम तो पास करना ही पड़ेगा क्योंकि सेक्शन 45 बैठा है सर पे, तो कंपनी आपको कोई भी रिडिकुलस डिमांड रख देगी कि ये डॉक्यूमेंट लेके आओ, ये मेडिकल प्रूफ लेके आओ, तभी आपका क्लेम पास होगा। और इस सब के चक्कर में काफी लोगों के क्लेम बहुत डिले हो जाते हैं। तो इररिस्पॉन्सिबल वाले स्टेटमेंट आपको नहीं बोलने चाहिए कि सेक्शन 45 है तो मैं फिर किसी भी कंपनी से ले लेता हूं, क्या ही फर्क पड़ता है। फर्क आपको तो पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि आप तो जा चुके हैं। क्लेम कौन लेने जा रहा है? क्लेम आपकी फैमिली लेने को जा रही है, और हो सकता है वो बहुत ही डिस्ट्रेस में हो, पैसों की जल्दी से जल्दी सख्त जरूरत हो, और कंपनी कह रही है कि नहीं नहीं आप ये डॉक्यूमेंट लेके आइए, आप अब वो डॉक्यूमेंट लेके आइए। इनफैक्ट अभी हम कुछ ही दिनों पहले कार से जब ऑफिस आ रहे थे तो हम यही डिस्कशन कर रहे थे कि जब भी हमारी जेब से पैसा जाने का टाइम आता है तो बहुत जल्दी चला जाता है। आजकल डेबिट कार्ड के नंबर सेव हो जाते हैं, आपको बस CVV टाइप करना है और ट्रांजैक्शन हो गया। क्रेडिट कार्ड पे तो OTP भी नहीं लगता, सीधा ही ट्रांजैक्शन हो जाता है। आप UPI डालो, बहुत जल्दी ट्रांजैक्शन हो जाता है। और अगर आपने कोई पॉलिसी ले रखी है, क्रेडिट कार्ड का कोई बिल है, कोई भी चीज़ अगर आपका ड्यू है मंथ के एंड पे, तो 5 दिन पहले पहले आपके पास मैसेजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे, ताकि आप गलती से भी आधा दिन भी अपना पेमेंट डिले ना कर दो, क्योंकि कंपनीज आपसे जल्दी से जल्दी पैसा लेना चाहती है। ये सैड ट्रुथ है। एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल बताता हूँ। हमने FD करवाई थी HDFC में, HDFC की ऐप को यूज़ करके। बस एक क्लिक किया, FD हो गई। अब हमें लगा जब FD ब्रेक करवानी होगी तब भी एक क्लिक में ब्रेक हो जाएगी, बट सैडली ऐसा नहीं हुआ। FD ब्रेक करवाने के लिए हमें 1 दिन नहीं 2 दिन लगातार ब्रांच जाना पड़ा, साइन करने पड़े, फॉर्म भरना पड़ा। उसके बाद 3 वर्किंग डेज में हमारी FD ब्रेक हुई है। FD छोड़ो, अभी टाइम इतना बुरा चल रहा है कि 5-6 जगह से पेमेंट आने हुए हैं और वो अटके हुए हैं, और एक पेमेंट तो मार्च से अटका हुआ है। मेरा एक बहुत अच्छा फ्रेंड है आयुष, उसकी मदर अभी रिसेंटली गवर्नमेंट सर्विस से रिटायर हुई है, और उन्होंने अपना पेंशन अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन दे रखी है, और 4-5 महीने हो गए हैं, पेंशन अभी तक चालू नहीं हुई है। डिपार्टमेंट बोल रहा है कि जब 1980s में आपने जॉब ज्वाइन करी थी तब आपके पास एक लेटर आया होगा, वो लेटर ला के दो, तब हम आपकी पेंशन चालू करेंगे। अभी कितनी रिडिकुलस डिमांड है। ऑफकोर्स इनकी पेंशन चालू ज़रूर हो जाएगी, बट फैक्ट ये है कि 4-5 महीने तो ऑलरेडी डिले हो चुका है, और पता नहीं कितना होगा। यहाँ पर एक ब्राइट साइड ज़रूर है, काफ़ी कंपनीज 1 डे क्लेम सेटलमेंट प्रोवाइड करती हैं। फॉर एग्जांपल ICICI और HDFC दोनों में है, और
थोड़ी बहुत कंडीशन है कि क्लेम आपका 2 करोड़ से नीचे का होना चाहिए, दोपहर में 3 या 4 बजे से पहले पहले आपने एप्लीकेशन डाल देनी चाहिए, तभी आपका क्लेम पास होगा एक दिन में। एंड सैडली ये अभी तक टाटा में नहीं है, बट टाटा में नेक्स्ट बेस्ट थिंग है। वहाँ पर ये लिखा है कि अगर आपका क्लेम 8 वर्किंग डेज में पास नहीं करते हैं वो, तो हर एक डिलेड डे पे वो आपको 6% पर एनम से आपके क्लेम अमाउंट पे इंटरेस्ट भी देंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि टाटा ज़बरदस्ती आपका क्लेम अब डिले नहीं कर सकता, क्योंकि उसको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, काफ़ी लोगों ने पूछा कि आपने HDFC, टाटा, LIC इन सबको बेस्ट बता दिया, पर हमने तो बहुत टाइम से ICICI और मैक्स लाइफ के टर्म प्लान ले रखे हैं, अब उनका क्या करें, बंद करवा दें या नया लें? तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। ICICI, मैक्स लाइफ दोनों बहुत बढ़िया कंपनी है, बहुत अच्छी ब्रांड वैल्यू है। एंड अगर आपने टर्म इंश्योरेंस वाला वीडियो ढंग से देखा है तो ICICI और मैंने मैक्स को सिर्फ एक पैरामीटर पर रिजेक्ट कर दिया था, उनका रिजेक्शन रेशो 1% से ऊपर है। बट कितना ऊपर है? 1.18 और 1.24। ये बहुत जल्द 1 के नीचे भी आ सकता है। बाकी कंपनीज का काफी हाई था, बट इनका बहुत अच्छा है। बिसाइड्स, मैंने जब टॉप 3 बोला, इसका मतलब ये नहीं है कि रेस्ट ऑफ द कंपनीज आर बैड, उसका मतलब ये है कि टॉप 3 ये हैं, टॉप 5 की अलग लिस्ट बन जाएगी, टॉप 7 की भी अलग लिस्ट बन जाएगी। एंड जैसा कि मैंने आपको उस वीडियो में भी बताया था, अगर आप अपनी तरफ से प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, सेल्फ डिक्लेरेशन बिल्कुल एक्यूरेट दे रहे हो, तो कंपनी के पास कोई रीजन नहीं है आपका क्लेम रिजेक्ट करने का। स्पेशली तब जब कंपनी को पता है कि सेक्शन 45 के अकॉर्डिंग उसको क्लेम पास करना ही पड़ेगा 3 साल के बाद। तो पॉइंट टू बी नोटेड, सेक्शन 45 आपकी प्रोटेक्शन के लिए बनाया है, बट 3 साल से पहले वो काम नहीं करता, तो आपको अपने डिक्लेरेशंस एक्यूरेट रखने चाहिए। अब बात करते हैं फोर्स मेजॉर बोलते हैं शायद इसको, आम भाषा में अपन एक्ट ऑफ गॉड भी बोलते हैं। आपने अक्षय कुमार वाली ओ माई गॉड मूवी में सुना होगा। आई एम श्योर कि पॉलिसी साइन करते वक्त टर्म्स एंड कंडीशंस तो आपने ठीक से पढ़ी होंगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। हाउ इररिस्पांसिबल यू आर। क्या हुआ सर? एक्ट ऑफ गॉड? तो एक्ट ऑफ गॉड ये बोलता है कि अगर कोई ऐसा इवेंट जो फोर्सी नहीं किया जा सकता, यानी उसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता, और वो इवेंट हमारे कंट्रोल में भी नहीं हो सकता, तो यहाँ पर मैंने 2 चीजें बोली। एक तो वो इवेंट अनफोर्सीन होना चाहिए, और दूसरा वो इवेंट बियॉन्ड आवर कंट्रोल होना चाहिए। इस इवेंट की वजह से अगर किसी कंपनी का दिवालिया निकल जाता है, तो वो आपको आपका क्लेम देने से मना कर सकती है, ये लॉ में लिखा है। तो कुछ लोगों ने टर्म इंश्योरेंस वाले वीडियो पे बोला कि प्राइवेट कंपनीज का ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, क्योंकि वहाँ पर फोर्स मेजॉर का क्लॉज है और LIC में कोई फोर्स मेजॉर का क्लॉज नहीं है, तो वहाँ पर ऐसा डरने की आपको कोई बात नहीं है। ये कहना टेक्निकली गलत है, क्योंकि मैंने बहुत ढूंढा, और बहुत ढूंढने के बाद मुझे LIC का जो एंडाउमेंट प्लान है, न्यू एंडाउमेंट पॉलिसी, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस में साफ साफ फोर्स मेजॉर का क्लॉज लिखा हुआ दिख रहा है। हाँ, मुझे ये सैडली टर्म प्लान के लिए नहीं मिला, तो आई थिंक इसका एक ही रास्ता है, जब LIC से अगर कोई पॉलिसी ले रहे हो तो आपको उन्हीं से पूछना पड़ेगा। बट इन एनी केस फोर्स मेजॉर से मैं ज़्यादा डरता नहीं हूँ, और आपको भी डरना नहीं चाहिए। क्यों नहीं डरना चाहिए? क्योंकि कोविड-19 एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है फोर्स मेजॉर का, जब कंपनीज चाह रही थी कि वो फोर्स मेजॉर का बहाना यूज़ करके आपका क्लेम रिजेक्ट कर दें, बट थैंक्स टू द रेगुलेटर्स सच एज IRDA बीच में आया और उसने कंपनीज को इंस्ट्रक्ट किया कि कोविड-19 का बहाना नहीं चलेगा, आपको सारे डेथ क्लेम्स पास करने पड़ेंगे, कोविड डेथ क्लेम्स भी पास करने पड़ेंगे। तो साफ बात है, फोर्स मेजॉर आपको पता है क्या होता है, और आपको और मुझे इससे नहीं डरना चाहिए। फोर्स मेजॉर कोई छोटी मोटी बात नहीं है जो कोई भी कंपनी अपनी मर्जी से इंपोज करके लोगों का क्लेम रोक ले। IRDA को जवाबदारी बनती है, और जब तक IRDA है तब तक मुझे विश्वास है कि वो पब्लिक इंटरेस्ट में ही डिसीजन लेगा। अब बात कर लेते हैं बेनिफिट ऑफ फिजिकल मेडिकल टेस्ट। कुछ लोगों ने लिखा कमेंट्स में कि आप टेलीमेडिकल टेस्ट करवाते हो तो बाद में आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। ऐसा बिल्कुल गलत है, बट टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। अगर आपने टेलीमेडिकल करवाया, और कभी कभी ऐसा होता है कि आपको खुद को ही नहीं पता आपको क्या बीमारी है, आपने साल 6 महीने में मेडिकल चेकअप ही नहीं करवाया, तो अनजाने में भी आप गलत इन्फॉर्मेशन तो कन्वे कर ही रहे हो, उस केस में रिजेक्ट हो भी सकता है। एंड मेडिकल टेस्ट करवाना कोई बड़ी बात नहीं है, आप पॉलिसी लेते लेते भी उनको बोल सकते हो कि मुझे टेलीमेडिकल नहीं, मुझे फिजिकल मेडिकल टेस्ट करवाना है, और वो आपके लिए वो अरेंज करवा देंगे। एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज आपके द्वारा दिया गया जो डिक्लेरेशन है या फिर मेडिकल टेस्ट की जो रिपोर्ट है वो एक्यूरेट होनी चाहिए। तो ये आपने इंश्योर कर लिया तो आपका क्लेम रिजेक्ट नहीं होगा। नेवर बाय पॉलिसी ऑनलाइन, क्लेम रिजेक्ट हो जाते हैं। आप कभी गए हो इंश्योरेंस ऑफिस, आपने कभी जाके देखा है कितने लोग परेशान हो रहे हैं, उनके क्लेम रिजेक्ट हो गए हैं क्योंकि उन्होंने पॉलिसी ऑनलाइन ली थी। ये जिसने भी लिखा है मुझे लगता है एजेंट ही है, क्योंकि काफ़ी लोगों ने ये स्टेटमेंट लिख के नीचे अपने नंबर भी दे दिए थे ताकि लोग उनको कॉल करें पॉलिसी लेने के लिए। मैं इस स्टेटमेंट से 100% नहीं 1000% डिसएग्री करता हूँ। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। क्यों है, ज़रा दिमाग लगा के आप सोचो। कंपनीज का जब क्लेम सेटलमेंट रेशो 98-99% टच हो रहा है, मतलब कंपनी 100 में से एक ही क्लेम रिजेक्ट कर रही है, तो डू यू सीरियसली थिंक
कि वो एक क्लेम इसलिए रिजेक्ट हो रहा है क्योंकि उसने ऑनलाइन लिया था? एंड डू यू ऑल्सो सीरियसली थिंक कि 100 में से सिर्फ एक ही क्लेम ऑनलाइन होगा? मतलब 10 भी तो हो सकते हैं। और अब तो ज़माना ऑनलाइन की तरफ बढ़ रहा है, स्पेशली प्राइवेट प्लेयर्स में। मुझे ऐसा लगता है कि ऑनलाइन क्लेम्स का जो पोर्शन है वो काफ़ी बड़ा होगा। 100 में से एक नहीं, 100 में से एटलीस्ट 20-25 तो होगा ही। और बाय द वे, कंपनी को क्या फ़र्क पड़ता है आपने ऑनलाइन लिए या एजेंट से लिए? कंपनी को तो अपने प्रीमियम से मतलब है, और कंपनी को प्रीमियम उतना ही मिल रहा है। अगर आप पॉलिसी एजेंट के थ्रू ले रहे हो तो वो महंगी आपको पड़ रही है, क्योंकि एजेंट का कमीशन आप अपनी जेब से पे कर रहे हो, कंपनी थोड़ी दे रही है उसको। और अगर आप ऑनलाइन ले रहे हो तो भी कंपनी के पास नेट प्रीमियम तो जा ही रहा है। और सीरियसली, अगर क्लेम रिजेक्ट करने का ये रीज़न हो सकता है कि उसने ऑनलाइन ली है, तो कंपनी को कोर्ट में बड़े आराम से घसीट सकते हो, क्योंकि सेक्शन 45 रिमेंबर। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऑनलाइन लोगे तो भी क्लेम का प्रोसेस वही रहेगा। आप बस एक काम कर सकते हो कि पॉलिसी लेते समय उनसे पूछ सकते हो कि क्लेम का प्रोसेस क्या है। वो आप लिंक हमें दे दो, वो लिंक आप सेव करके रख लो, अपनी फैमिली को सेंड कर दो कि क्लेम के लिए ये लिंक पे जाना है। उतना आप कर सकते हो। एंड अगर आप पॉलिसी बाजार से ले रहे हो तो वो तो आपके एजेंट बन जाते हैं। आप जैसे एजेंट को फ़ोन करते हो क्लेम लेने के लिए, आप पॉलिसी बाजार को भी फ़ोन कर सकते हो और वो आपका क्लेम दिलवा देंगे। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस सर्विस का आपको कोई कमीशन नहीं देना पड़ता है। बाय द वे, वीडियो इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड बाय पॉलिसी बाजार। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्म प्लान के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कॉमेंट करके कुछ लोगों ने मुझे बताया, एंड आई थैंक ऑल ऑफ देम। क्योंकि मैंने वीडियो में बोल दिया था कि LIC का प्रीमियम बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा तो है, बट LIC की एक इकलौती और अनोखी पॉलिसी है जिसका नाम है टेक टर्म, पॉलिसी नंबर 854। वो बिल्कुल प्राइवेट कंपनीज के प्रीमियम के बराबर आपको पॉलिसी दे रहा है। उसमें भी आप 1-2 करोड़ रुपए का कवर आराम से ले सकते हो। उसमें बस एक ड्रॉबैक है, क्रिटिकल इलनेस का राइडर नहीं है। वो आपका मन करे तो वो आप अलग से ले सकते हो किसी कंपनी से। उसमें एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी और आपका जो मेन सम अश्योर्ड है वो मिल रहा है, और उसका प्रीमियम प्राइवेट कंपनीज के ऑलमोस्ट बराबर है। तो उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और इसकी खास बात क्या है, ये कोई एजेंट नहीं बेच सकता। LIC की ये एक ऐसी पॉलिसी है जो आपको सिर्फ ऑनलाइन ही मिलेगी। LIC के ऑफिस भी नहीं जा सकते और एजेंट को भी नहीं बोल सकते, क्योंकि इसमें एजेंट का 0 कमीशन है। तो मुझे ये प्लान काफ़ी अच्छा लगा, और अगर आप भी कंसिडर कर रहे हो और अगर आपको LIC का भरोसा बहुत भरोसेमंद लगता है तो ये आपके लिए हो सकता है। अब बात कर लेते हैं लिमिटेड पे और रिटर्न ऑफ प्रीमियम की। क्या तो बोलूँ मैं, कुछ 2-4 लोगों ने या शायद 7-8 लोगों ने अटैक ही कर दिया। मतलब मैं उनको दिख जाऊं तो वो मुझे गोली से उड़ा दें, क्योंकि मैंने लिमिटेड पे और रिटर्न ऑफ प्रीमियम को गलत कैसे बोल दिया। क्योंकि आफ्टर ऑल उसमें आपका बहुत सारा पैसा बच रहा है। रिटर्न ऑफ प्रीमियम में तो आपको टर्म खत्म होने के बाद पैसा वापस मिल जाएगा, तो मैंने गलत कैसे बोल दिया? वेल, मैंने गलत बोला और मैं इसमें भी गलत बोल रहा हूँ। ये दोनों ऑप्शंस प्योर बकवास है, और अगर आप अगले 2 मिनट तक मेरी बात सुनोगे तो आपको भी ये बकवास लगने लगेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। मेरा एग्जांपल लेते हैं। मैं 25 साल का हूँ, मैंने पॉलिसी ले ली 75 की एज तक की, तो मुझे 50 साल तक प्रीमियम पे करना है। मेरा प्रीमियम कैलकुलेट होकर आ रहा है 1500 रुपये। तो 1500 रुपये हर महीने 50 साल तक पे करूँगा। 9 लाख रुपये पे करने पड़ेंगे मुझे टोटल टर्म में। तो कंपनी मुझे बोलती है कि आप एक काम करो, आप मंथली प्रीमियम डबल पे करने लग जाओ, और ये डबल प्रीमियम आपको सिर्फ 10 साल तक ही पे करना है। तो 10 साल में आप पे करोगे 3,60,000, और उसके बाद आपको कुछ पे नहीं करना है। तो अल्टीमेटली 9 लाख माइनस 3,60,000 आपने बचा लिए 5,40,000 रुपये। आपको लगता है कि यार इतना बड़ा डिस्काउंट, 5,40,000 रुपये बच जाएंगे मेरे, एंड 10 साल बाद हो सकता है मैं कमाने लायक नहीं रहा, तो प्रीमियम भरने का बोझ भी मेरे सर पर नहीं होगा और मेरी पॉलिसी कंटिन्यूड रहेगी। आम आदमी को यही लगता है, बट मुझे ऐसा नहीं लगा। क्यों? सिंपल है, मैं जागरूक जनता हूँ। जागरूक जनता थोड़ा उल्टा सोचती है। अब मैं आपको बताता हूँ। बाय द वे, ये टी-शर्ट जागरूक जनता kadakmush.com/LLA पे अवेलेबल है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। कमिंग बैक टू द टॉपिक, मैंने ये सोचा कि यार कंपनी मेरे चाचा की तो है नहीं, वो मुझे 5.5 लाख का डिस्काउंट बड़ा दिल रख के कैसे दे रही है। ज्यादा सोचे बिना 5 मिनट में पूरी कहानी समझ आ गई। कहानी पूरी पावर ऑफ कंपाउंडिंग की है। आप एग्जाम्पल समझो, मैं लिमिटेड पे को छोड़ देता हूँ, मैं रेगुलर प्रीमियम में जाता हूँ, हर महीने 1500 रुपये पे करूंगा 75 साल की उम्र तक। बट मैं अपनी जेब से 1500 रुपये ही और निकालता हूँ, क्योंकि अगर आप लिमिटेड पे में जाते तो आपकी जेब से 3000 निकलता, तो मैं 1500 रुपये और निकालता हूँ, और उस 1500 रुपये की SIP कर देता हूँ 13 सालों तक। 13 सालों के लिए SIP करूंगा, 12% का रेट ऑफ रिटर्न मान के चल रहा हूँ, म्यूचुअल फंड में मिल जाएगा मुझे, तो मुझे मिल जाएंगे 5.5 लाख रुपए। तो आप लिमिटेड पे में जो 5.5 लाख रुपए बचाने वाले थे, वो बचाते ओवर द पीरियड ऑफ 50 साल, बट उससे ज़्यादा पैसे मैंने बना लिए सिर्फ 13 साल में। तो आपका ये कहना कि 10 साल बाद कोई हालत ऐसी खराब हो जाए कि प्रीमियम नहीं पे कर पा रहे, तो कहाँ से पे करेंगे? यहाँ से पे करेंगे। बना तो लिया आपने इतना पैसा।
कि ज़रूरी थोड़ी ना दिवालिया निकलना ही है 10 साल बाद। 10 साल बाद हो सकता है आपकी कंडीशन अच्छी है, आप प्रीमियम आराम से पे किए जा रहे हो ये वाला, और आप अपनी ये जो 1500 की SIP है इसको रोकते नहीं हो 13 साल बाद, आप इसको 30 साल तक चलाते हो तो आपको 53 लाख रुपए मिल जाएंगे। और आप इसको 50 साल तक चला दोगे, जब तक आपका टर्म प्लान चल रहा है तब तक आप SIP चला दोगे तो आपको 6.25 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। LTCG टैक्स पे करने के बाद भी आपके पास बहुत अच्छा प्रॉफिट बचेगा। नहीं समझे? एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। आप 1500 की SIP मत करो, आप 1500 सिर्फ एक बार के लिए इन्वेस्ट कर दो, सिर्फ लमसम इन्वेस्टमेंट 12% के रेट ऑफ रिटर्न से 10 साल के लिए। वो 1500 रुपए आपके 3 गुना से ज्यादा हो जाएंगे, 4600 रुपए हो जाएंगे। यानी एक महीने का प्रीमियम अगर आपने 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिया तो 11वें साल में वो पैसा आपके 3 महीने का प्रीमियम पे कर सकता है। तो आपका ये कहना कि यार फ्यूचर में अपने पास पैसा नहीं होगा, बहुत ही गलत है। लिमिटेड पे में 3000 पे करने को आप तैयार हो ना, आप बस तैयार ही रहो। आप रेगुलर प्रीमियम पे करो पर जेब से 3000 निकालो, 1500 रुपए इन्वेस्ट कर लो, यू आर कवर्ड। और अगर आपका कंडीशन अच्छा रहता है तो आप प्रॉफिट में हो, वेल्थ क्रिएट कर लोगे इस पैसों से। और दूसरा लॉजिक, आप कॉमन सेंस यूज करके मुझे बताओ, 1500 रुपए की 10 साल बाद क्या वैल्यू बचेगी? 1500 रुपए में आज 1-2 पिज्जाज आते हैं, फ्यूचर में 1500 रुपए में 2 डिप आएगी जिसमें पिज्जा डुबो के खाते हैं। तो 1500 रुपए आज कुछ लोगों को ज्यादा लग सकता है, 10 साल बाद 1500 रुपए पे करना मतलब पीनट्स, बहुत कम है। भाई इन्फ्लेशन नाम की भी कोई चीज होती है कि नहीं होती है? टर्न्स आउट कंपनी डेफिनेटली मेरे चाचा की नहीं है और वो मुझे जो 5.5 लाख रुपए का डिस्काउंट दे रही है वो डिस्काउंट मेरे फेवर में नहीं, उनके फेवर में काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि अगर मैं 50वें साल में 40वें साल में कंपनी को सिर्फ 1500 रुपए ही दूंगा तो इन्फ्लेशन के कारण एक तो वैल्यू वैसे ही कम है, उसके बाद कंपनी के पास ज्यादा समय भी नहीं है उस पैसे को इन्वेस्ट करके बड़ा बनाने का। तो कंपनी के फेवर में क्या काम करेगा? कंपनी को ज्यादा पैसा मिल जाए और कंपनी को ज्यादा नंबर ऑफ ईयर्स मिल जाए उसको इन्वेस्ट करके पैसा कमाने के लिए। मैं कंपनी के अगेंस्ट नहीं हूं, मेरी कंपनी होती तो मैं भी प्रॉफिट मेकिंग के बारे में सोचता, शायद समाज सेवा के बारे में नहीं सोचता। बट मैं और आप आज कंपनी नहीं है, हम कंज्यूमर हैं, कंज्यूमर भी अपना भला सोचेगा। आप लिमिटेड पे चूज करके पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मैजिक सिल्वर प्लेट में रख के किसी सामने वाले को कैसे दे सकते हो? तो 10 साल तक पैसा इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी मैं किसी और को क्यों दूं? आप मुझसे भी ये 10 साल मांगोगे तो मैं आपको भी नहीं दूंगा, मैं आपसे मांगूंगा तो आपको भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि टाइम इज एवरीथिंग व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग। मेरा प्लान है कि मैं 35 सालों तक इन्वेस्ट करूंगा। अब आप और मैं ऐसा तो नहीं बोल सकते ना कि मैं 10 साल तक बैठ जाऊं, इन्वेस्ट ना करूं और 11वें साल में इन्वेस्टमेंट करूं। और अब ये भी मत बोलना कि मैं बहुत सारा इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर रहा हूं और मेरे को और एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट नहीं करना, अब मैं लिमिटेड पे ले सकता हूं कि नहीं। आपको तब भी नहीं लेना चाहिए। क्यों? एक्स्ट्रा मनी को मना कौन करता है यार? और ये जो लॉजिक है कि 10 साल बाद हो सकता है हालत खराब हो जाए, ये एक्चुअली ये डर आपको इन्वेस्टिंग में होना चाहिए कि अभी जितना इन्वेस्ट कर सकते हो कर लो, 10 साल बाद हो सकता है फैमिली बड़ी हो जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाए, हम सेम अमाउंट 10 साल बाद इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो इन्वेस्टिंग करने के लिए मैं आपको 2 लिंक दे रहा हूँ। जीरोधा का डीमैट अकाउंट अगर आपने नहीं खुलवाया तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। इंडिया का बेस्ट ब्रोकर है, इक्विटी डिलीवरीज पे 0 ब्रोकरेज है, और मैं म्यूचुअल फंड की ऐप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। अगर नहीं किया है तो आज ही से स्टार्ट करो। और रिटर्न ऑफ प्रीमियम तो और भी रिडिकुलस कॉन्सेप्ट है। वो बोलते हैं कि आप प्रीमियम पे करो डबल, और जब पॉलिसी का टर्म खत्म हो जाएगा तो आपको वो पूरा प्रीमियम वापस मिल जाएगा। ये तो कोई ऐसा म्यूचुअल फंड है जिसमें 0% रिटर्न है। आप किसी फंड में पैसा इन्वेस्ट करोगे जो आपको सेम टू सेम पैसा वापस कर दे बिना ग्रो किए। इससे बढ़िया रेगुलर प्रीमियम में जाओ, पैसा बचाओ और इन्वेस्ट करो। एक महाशय हैं करण साबू नाम से, उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा कमेंट लिखा, पॉइंट बाय पॉइंट उन्होंने क्रिटिसाइज किया वीडियो को, और मैंने उनका जवाब पॉइंट बाय पॉइंट वहां पर लिख भी दिया। मुझे बहुत लंबा टाइम लगा इतना सब कुछ टाइप करने में, बट उसमें से एक पॉइंट मुझे बहुत ही ज़्यादा चुभ गया। उन्होंने लिखा कि लिमिटेड पे और रिटर्न ऑफ प्रीमियम अच्छे ऑप्शन होते हैं। क्यों? क्योंकि कस्टमर साइकोलॉजी, कस्टमर को थोड़ी संतुष्टि मिल जाती है कि चलो रिटर्न ऑफ प्रीमियम में पैसा वापस आ रहा है और लिमिटेड पे में आपको 10 साल के बाद कुछ पे नहीं करना। तो क्योंकि कस्टमर को साइकोलॉजिकली अच्छा फील होता है, इसलिए ये अच्छे ऑप्शन है। तो सर और ऐसे सारे लोग जो ये सुन रहे हो, आपका बच्चा अगर चॉकलेट खाने से अच्छा फील करता है तो उसको लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर में अब से आप चॉकलेट ही खिलाना। देखो फंडा बहुत सिंपल है, किसी की तो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है लोगों को एजुकेट करना। कंपनी नहीं करेगी, एजेंट नहीं करेंगे, कोई ऐसा बंदा ही कर सकता है जिसका कोई भी मोटिव नहीं है, कोई भी एंगल नहीं है। मैं किसी कंपनी का एजेंट नहीं हूँ, उस वीडियो को भी किसी ने स्पॉन्सर नहीं किया था, इस वीडियो को भी किसी ने स्पॉन्सर नहीं किया है। हमारी मॉरल ड्यूटी बनती है आप लोगों को एजुकेट करना। अगर हम इतना भी नहीं कर सकते तो फिर हमें चैनल बंद करके कुछ और कर लेना चाहिए। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कुछ लोगों ने पूछा कि हम मल्टीपल कंपनीज से टर्म प्लान ले लेते हैं, भाई 1 करोड़ ही लेना है तो 30-30 लाख करके ले लेते हैं या 50-50 लाख करके ले लेते हैं। आइडिया बुरा नहीं है अगर आप थोड़ा एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करने को रेडी हो तो, क्योंकि 2 हाफ प्लेट 1 फुल प्लेट से शायद महंगी होती है। बट हाँ, एक बात आपको ध्यान रखनी है कि सारी टर्म प्लान्स मिलाकर या सारी लाइफ इंश्योरेंस मिलाकर आपके इनकम का
25 गुना से ज़्यादा कवर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा कवर होगा वो आपको क्लेम में नहीं मिलेगा और वो पैसा वेस्ट है, यानी उसका प्रीमियम पे करना वेस्ट है। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि मैं लोगों को सॉवरेन गारंटी के बारे में नहीं बता रहा हूँ, ये तो बहुत अच्छा फीचर है और मैं इसको छुपा क्यों रहा हूँ। तो देखो, मुझे ऐसा लगता है कि सॉवरेन गारंटी पॉलिसी बेचने का एक बहुत अच्छा बहाना है, बट सॉवरेन गारंटी का प्रैक्टिकल लाइफ में कोई खास यूज नहीं है, मुझे ऐसा नहीं लगता। सॉवरेन गारंटी बनी कैसे थी, उसके लिए जाना पड़ेगा आपको 1956 में। तब हमारे देश में 250 से भी ज्यादा कंपनीज थी, इंश्योरेंस कंपनीज एंड प्रोविडेंट सोसाइटीज, और लोग वहां पे ना सिर्फ इंश्योरेंस करवाते थे बल्कि इन्वेस्टमेंट भी करते थे, क्योंकि स्टॉक मार्केट तो था नहीं ना। और उनमें से बहुत सारी कंपनीज उस टाइम पे लॉस मेकिंग कंपनीज थी और काफी सारे लोगों का क्लेम उन्होंने नहीं पास किया, बोनसेस नहीं डिस्ट्रीब्यूट किए, और इसी सब के चक्कर में आके सरकार को बीच में आना पड़ा और इन सबको मर्ज करके बना दिया LIC। अब LIC तो बना दिया, बट लोगों का भरोसा तो अभी भी टूटा हुआ था। अब लोग वापस LIC में पैसा कैसे डाले, उनको कुछ तो भरोसा देना पड़ेगा। तो सरकार ने इन्वेंट किया सॉवरेन गारंटी। लोगों को बोला कि अगर LIC इस बार आपका पैसा नहीं देती है तो हम आपको आपका पैसा देंगे। उस समय ये बोलना बहुत आसान था क्योंकि स्केल बहुत छोटा था। आज की बात करें 2020, मैंने आपको बताया पाकिस्तान के GDP के बराबर तो इसका AUM है। तो कल को भगवान ना करे कि अगर LIC का भी दिवालिया निकल जाए तो आई डोंट थिंक सरकार के पास 20 लाख करोड़ रुपए हैं। आपको ये बात समझनी चाहिए। तो सरकार भले ही गारंटी दे रही है, बट सरकार उस गारंटी को ऑनर नहीं कर सकती। और आपको पता है LIC का टोटल सम अश्योर्ड कितना है? आई थिंक 50 लाख करोड़ से भी ज्यादा है, एक बार देखना पड़ेगा, बट 50 लाख करोड़ से ज्यादा का उसका टोटल सम अश्योर्ड है। तो इतना पैसा अगर LIC देने से फेल हो जाती है तो सरकार के पास भी कहीं से नहीं आ रहा है। इनफैक्ट पास्ट में आपने देखा कितनी सारी सरकारी कंपनीज के IPOs आए और उनमें से मेजर पोर्शन था ऑफर फॉर सेल, यानी सरकार अपना स्टेक पब्लिक को बेचकर पैसा कलेक्ट कर रही है क्योंकि सरकार के पास लिटरली पैसा नहीं है। इनफैक्ट जब GST लॉन्च हो रहा था तो सरकार ने उन स्टेट्स को प्रॉमिस किया था जिन स्टेट्स को GST की वजह से नुकसान होने वाला है कि हम अगले 5 साल तक आपका नुकसान की भरपाई करेंगे। पहले 3 साल 100% भरपाई कर देंगे, चौथे साल 75% करेंगे, 5वें साल 50% करेंगे। अब जब भरपाई करने का टाइम आया तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को क्या बोला कि हम नहीं कर सकते, हमारे पास कुछ नहीं है, आप एक काम करो, इतने पैसों का लोन ले लो। उस लोन का ब्याज सेंट्रल गवर्नमेंट पे कर देगी और प्रिंसिपल अमाउंट आप लोग स्टेट गवर्नमेंट मिलके देख लेना, पे कर देना। तो सर, सेंट्रल गवर्नमेंट ने गारंटी के नाम पे स्टेट गवर्नमेंट को भी प्रॉमिस तो किया ही था कि हम आपको पैसा देंगे, बट दिया तो नहीं। हम तो ये कहेंगे कि भगवान के भरोसे मत बैठिए, का पता भगवान हमरे भरोसे बैठा हो। मैं आपको डराने की कोई कोशिश नहीं कर रहा हूं, मैं बस आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं कि स्टॉप ओवर थिंकिंग। आपको इंश्योरेंस कंपनीज कैसे चूज करनी चाहिए उसका प्रोसेस मैंने आपको बताया, मैंने आपके बाकी सारे भी डाउट्स क्लियर करे। उसके बाद भी अगर आपको लगता है आपको LIC पसंद है तो मैंने आपको LIC का भी एक टेक टर्म प्लान नाम से बता दिया, जो कि बहुत अच्छा प्लान है, आप वो ले सकते हो। बट आपको एक बार आपने प्लान ले लिया, उसके बाद जस्ट स्टॉप ओवर थिंकिंग। पैसा कमाओ, काम करो और उस पैसे को इन्वेस्ट करो, क्योंकि मरने के बाद फैमिली को 1-1.5 करोड़ मिल जाए अच्छी बात है, बट नहीं मरोगे तो भी फैमिली को और खुद को 1-1.5 करोड़ देखने का मौका प्लीज दीजिए। अगला सवाल काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि पॉलिसी लेते समय मैं नॉन स्मोकर था, पॉलिसी ले ली, प्रीमियम सेट हो गया, अब मैं सिगरेट पीना शुरू कर सकता हूँ क्या? या फिर अगर मैंने सिगरेट पीना शुरू कर दिया तो अब क्या होगा? टेक्निकली आपका प्रीमियम नहीं बढ़ना चाहिए क्योंकि वो लेते समय ही फिक्स हो जाता है, और आपने जब पॉलिसी ली थी तब आपने जो मेडिकल डिक्लेरेशन दिया था वो एक्यूरेट था, तो इस केस में यू आर प्रोटेक्टेड, आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। बट आपके लिए ये प्रूव करना बहुत मुश्किल हो सकता है कि आपने सिगरेट पीना या अल्कोहल कंजम्पशन करना कब चालू किया। पॉलिसी लेने के जस्ट अगले दिन ही कर लिया तो साफ समझ आता है कि आपने फ्रॉड ही किया है, और आपके लंग्स के डायग्नोस देख के समझ आ जाएगा कि आप बहुत लंबे टाइम से सिगरेट पी रहे थे और आपने रिसेंटली चालू नहीं किया है। तो इतना रिस्पॉन्सिबल सर आपको बनना पड़ेगा क्योंकि आपके जवानी के दिन गए, अब आप कमा रहे हो और टर्म प्लान इसीलिए ले रहे हो क्योंकि आप पे कोई डिपेंडेंट है। तो इतना रिस्पॉन्सिबल आप बनो। अभी तक नहीं पिया है तो मत पियो यार, अच्छी आदत वैसे भी नहीं है। और दूसरी चीज जो आपको और सबको करनी चाहिए, हर साल 6 महीने में अपना एक फुल बॉडी मेडिकल चेकअप करवाओ और उसकी रिपोर्ट्स ऑनलाइन भी सेव रखो और फिजिकली भी अपने पास सेव रखो, क्योंकि क्लेम के टाइम पर कंपनी को कोई बहाना नहीं मिलना चाहिए आपके मेडिकल रिकॉर्ड में। टाइमलाइन साफ दिखनी चाहिए कि पॉलिसी लेते समय बंदा एकदम हेल्दी था, हार्ट कंडीशन 5 साल बाद डेवलप हुई, किडनी कंडीशन 10 साल बाद डेवलप हुई, और इसी वजह से पॉलिसी का क्लेम उनको आराम से मिलना चाहिए।
आई नो बहुत ही टीडियस काम है, मैं भी अपना मेडिकल चेकअप फ्रीक्वेंटली नहीं करवाता, बट अब से मैं भी वही करवाने वाला हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, मुझे इस पर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, बट हर कंपनी के अलग अलग रूल है स्मोकर को नॉन स्मोकर कैटेगराइज करने के लिए। मतलब पॉलिसी लेते समय अगर आप स्मोकर हो और आपने स्मोकिंग बाद में छोड़ दी है, तो हर कंपनी का रूल है अगर आपने 12 महीने तक स्मोकिंग नहीं करी है तो आप नॉन स्मोकर बन जाओगे और आपका प्रीमियम रिवाइज हो सकता है। ये डिस्कशन अपन को कमेंट्स में करना पड़ेगा। आप भी अगर ज़्यादा जानते हो इस बारे में तो प्लीज़ मुझे एजुकेट करो, और मुझे भी कुछ पता चलता है तो मैं पिन कमेंट में डाल दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सैड ट्रुथ, जो मैं एनीवे इसमें इंक्लूड करने वाला था, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि किसी ने कॉमेंट करके भी बताया, मतलब उन्होंने भी ऑब्जर्व किया ये डेटा कि जो भी IRDA का जो डेटा है, क्लेम सेटलमेंट रेशो जिससे अपन निकालते हैं, वो जो 100 क्लेम्स हैं उसमें ये पता नहीं चलता कि कितने टर्म प्लान वाले क्लेम्स हैं और कितने यूलिप वाले और कितने एंडोमेंट वाले हैं। तो इट्स लाइक कंपनी के पास 100 क्लेम आए, कंपनी ने 99 पास कर दिए, बट उसमें से हो सकता है कि 80 यूलिप और एंडोमेंट वाले क्लेम थे। तो हमें क्लियर पिक्चर समझ नहीं आती है कि टर्म क्लेम कितने आए और कितने उसमें से पास हुए, और फिर इसीलिए हमको अमाउंट सेटलमेंट रेशो देखना पड़ता है ताकि हमें ये पता चले कि कंपनी ने बड़े बड़े क्लेम रोके हैं या छोटे छोटे क्लेम रोके हैं। और उसमें भी ये पता नहीं चल सकता कि कितने टर्म क्लेम आए और कितने टर्म क्लेम पास हुए। आई होप फ्यूचर IRDA रिपोर्ट्स में ये डेटा शो होने लगे, बट सैडली अभी तक तो नहीं मिलता। लास्ट कॉमेंट फ्रॉम देवाशीष, मैं इन पे खामखा थोड़ा सा भड़क गया, सॉरी फॉर दैट। इन्होंने लिखा कि मैं रूरल एरिया में बैंक में काम करता हूँ और टर्म इंश्योरेंस बढ़िया है, मैं आपसे अग्री करता हूँ, बट यहाँ पे यूलिप और एंडोमेंट बेचना आसान है क्योंकि लोगों को कुछ बदले में मिल रहा होता है तो उनको अच्छा लगता है। मतलब वही साइकोलॉजिकल पॉइंट है कि आप प्रीमियम पे कर रहे हो और आपको कुछ नहीं मिल रहा तो बुरा लग रहा है, और कुछ मिल जाए तो आपको अच्छा लग रहा है और आप वो वाला प्लान ले लोगे। तो मैंने उनको लिखा कि अगर आप उनको यूलिप और एंडोमेंट ढंग से डिस्क्राइब करोगे तो आई एम श्योर वो बिल्कुल नहीं लेंगे ऐसे प्लान्स। वो बोले भाई साहब आम आदमी छोड़ो, हमारा जो ब्रांच मैनेजर है उसके पास भी एंडोमेंट ही है। यहाँ पर हालत ऐसी है कि लोगों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो 330 रुपये और 12-12 रुपये की जो इंश्योरेंस है, लोग वो पे नहीं करते। तो ये बहुत सैड प्रॉब्लम है हमारे कंट्री की कि लोग अड़ जाते हैं, समझने को तैयार नहीं है। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसे प्राणी का व्हाट्सएप नंबर है तो प्लीज़ उसको ये दोनों वीडियोस, टर्म इंश्योरेंस वाला और ये Q&A वीडियो प्लीज़ भेजिए और उसको समझाइए कि टर्म इंश्योरेंस उसके लिए क्यों बढ़िया है, और यूलिप एंडोमेंट से बढ़िया वो इंश्योरेंस अलग रख के बचा हुआ पैसा अगर कहीं इन्वेस्ट करेगा तो उसको ज़्यादा फायदा है। और आप एक और काम कर सकते हो, थोड़े दिन रुक जाओ, मैं आपको एक और वीडियो बना के ये समझाऊंगा कि यूलिप और एंडोमेंट क्यों बेकार बकवास प्लान्स हैं। मैं बड़ा ही बोल्डली ये वर्ड बोल रहा हूँ और मैं इसको प्रूव भी करके बताऊंगा। मेरे पापा के पास भी एक एंडोमेंट पॉलिसी है, मैं उसकी डिटेल्स भी शेयर करूंगा और फिर आप डिसाइड करना कि कितने बढ़िया प्लान्स हैं। तो ये था टर्म इंश्योरेंस का Q&A। आई नो काफ़ी लोग इससे भी खुश नहीं होने वाले, बट जिनको भी कुछ ज़्यादा क्लैरिटी मिली है प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। मैं मिलता हूँ बहुत ही जल्द आपसे एक और नए वीडियो में। साइनिंग ऑफ, मनी माइंडेड मनदीप।